नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमने चर्चा की थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो हमारा एनालिसिस था, हमने बहुत तफसील से समझाया था कि इस टैरिफ के कारण सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका से पूरी दुनिया जो अमेरिका में निर्भर है, जिसको पूरे लंबे प्रयासों के बाद अमेरिका के लिबरल्स ने अमेरिका के ऊपर निर्भर बनाया, डोनाल्ड ट्रंप उस निर्भरता को ख़त्म कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में वो निर्भरता खत्म हो रही है। एक तो इन्होंने सब्सिडीज वगैरह देनी बंद की, उसकी वजह से निर्भरता खत्म। नेटो को कहा अपना पैसा खर्च करो, उनकी निर्भरता खत्म। WHO की खत्म, और बहुत सारी निर्भरताएं खत्म की। और सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका को कमज़ोर करने का डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अब वो भारत के लिए एक नज़र में फ़ायदे का सौदा भी है या नुकसान का, इस पर अभी हम आएंगे। नज़रिया वही है भारत वाला। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, वो टैरिफ से किया। अमेरिका की पूछ थी, क्योंकि वो दुनिया का एक बड़ा ग्राहक था। मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे अगर कोई व्यक्ति 10 मेरे पास कपड़े बिकते हैं सूट, और उसमें से 8 अगर एक ही आदमी खरीदता है तो जाहिर बात है वो जो कहता है मैं उसको मानता हूँ, क्योंकि मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मेरे ऊपर बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू कर दिए। तो अब मैं हार के, जो आराम से दुकान पे बैठा रहता था कि ये तो खरीद ही लेगा, अब दूसरे ग्राहक ढूंढ रहा हूँ। दूसरे ग्राहक ढूंढते अब स्थिति ये हुई है कि हमने ब्रिटेन से FTA किया था। मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के साथ में FTA हो गया है, और अब यूरोप के साथ में जो FTA हुआ है, जिसको FTA कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, वो हो गया है। लेकिन ये जो हुआ है, ये अमेरिका चूंकि अब माल खरीदने में आनाकानी कर रहा है, उसने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, तो हमने उसकी जगह दूसरे रास्ते ढूंढने शुरू किए। उस चक्कर में हम इस ट्रैप में आ गए। ट्रैप क्या है? हमारी जो एक डील हुई है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम केवल एक चीज़ को लेके चलते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि EU के साथ जो हमने डील की है, ये हमारे लिए कितनी खतरनाक होने जा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को कितना खतरा पहुंचा सकती है। थोड़े सेफगार्ड लिए सरकार ने, लेकिन ये सेफगार्ड छोटे से जो हैं वो बहुत बड़ी चुनौती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बनते जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं भारत के उस सबसे बड़े उद्योग के बारे में जो भारत को पाल रहा है बेसिकली, और इसीलिए सरकार सारे कानून उसके लिए बनाते रहती है। जैसे इकोनॉमी थोड़ी कमज़ोर होती है, कहती है 15 साल पुरानी गाड़ियाँ निकालो, नई गाड़ी खरीदो। सब कुछ ऑटो सेक्टर को खुश करने के लिए होता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर चलता रहेगा तो GDP चलती रहेगी, क्योंकि बाकी मैन्युफैक्चरिंग इस देश में ठप हो चुकी है। अब ये जो FTA हुआ है, इससे ऑटो सेक्टर पे कैसा खतरा खड़ा हुआ है, थोड़ा डिटेल से समझेंगे। एक लाइन में कहते हैं खतरा हो गया, तो उतना खतरा भी नहीं है, लेकिन डिटेल से समझते हैं, ईमानदारी से समझते हैं। तो अगर हम इस सेक्टर को देखें कि ये है क्या कहानी, तो ये करीब भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका 7% ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमारा हाल ख़राब है, तो यही एक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग की GDP है, टोटल GDP में तो बताया मैंने आपको 7.1%, और जो मैन्युफैक्चरिंग की GDP है उसमें 49% तक का हिस्सा है। यानी भारत में आधी मैन्युफैक्चरिंग की GDP ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है, और 20 लाख करोड़ से ऊपर का कारोबार ये कर रहा है। और ये GST, जो टोटल GST हिंदुस्तान में इकट्ठी होती है, उसका 14 से 15% हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। दुनिया के टॉप के जो ऑटोमोबाइल बनाने वाले देश हैं उनमें हम शामिल हैं, और 28 मिलियन से ऊपर हमारा जो है वो कुल मिला के उत्पादन हो गया है। तो ये पूरा आपको ओवरव्यू मिल गया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये निकल जाए तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की हालत आधी हो जाएगी। अब आप समझिए, अब ये जो डील हो रही है उससे इस उद्योग के ऊपर जो हमारा आधा मैन्युफैक्चरिंग को होल्ड करता है 49%, और टोटल GDP का करीब 8% है, उस सेक्टर के ऊपर क्या चिंताएं हैं, क्या परेशानियां हैं, और इस सेक्टर पे चिंताओं का मतलब हम सबके जीवन से क्या होगा, इसको भी हम समझेंगे। हुआ क्या है कि भारत सरकार ने जो डील की है, अभी हम जो यूरोप से कारें आती हैं उन सब कारों पे, चाहे वो फोर्ड हो, स्कोडा हो या दूसरी हो, शेवरले हो,
वो कंपनियां बंद होकर चली गई क्योंकि वो उतना सस्ता बेच ही नहीं सकती थी बहुत सारी कंपनियां, लेकिन अब वो दोगुनी ताकत से बहुत मजबूती से वापस आएंगी। रेनो भी है। तो सीन क्या बनने वाला है? अभी क्या है कि 110% के करीब हम टैरिफ लगाते हैं, फिर कहा जा रहा है 40% और आगे जाके वो 10% टैरिफ हो जाएगा। यानी यूरोप से जो कार आने वाली है उसके जो हाई फाई दाम होते थे वो एकदम नीचे आ जाएंगे। और जाहिर बात है ये जो बड़ी बड़ी कारें हैं, BMW है और ये सब है, स्कोडा वगैरह हैं या ऑडी है, ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। आपको याद होगा मैंने जब रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने का यूरोप पे क्या असर पड़ रहा है इसको लेकर वीडियो बनाया था, तो आपको बताया था कि ये सब कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जर्मनी से निकाल के, यूरोप से निकाल के कहीं और ले जा रही हैं क्योंकि इनको सैंक्शंस के कारण अपना कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। वहां की इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है। उन कंपनियों को ये एक सहारा मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने ड्यूटी कम कर दी, अब वो कंपनियां माल यहां भेज पाएंगी, तो उनकी तो हो गई मौज। लेकिन भारतीय उद्योग को एक थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ेगी, जो थोड़ी सी नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का। जी हाँ, कैसे है? जैसे हमने जो यूरो 6 होता था, कार का जो स्टैंडर्ड था, उसके मुकाबले BS6 बनाया। लोगों को लगा नाम बदला है, भारत का स्वदेशीकरण किया, लेकिन नहीं, जो उनके मानक हैं और हमारे मानक में बहुत अंतर है। जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ी आई, तैयार होके हमने टेस्टिंग के लिए भेजी, BS6 की टेस्टिंग से सर्टिफिकेट मिल गया, गाड़ी BS6 हो गई। यूरोप में गाड़ी के बहुत सारे मैट्रिक्स को ध्यान में रखना पड़ता है और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हो रही है गाड़ी की सड़क पे, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे BS6 कहेंगे कि यूरो 6 मिलता है। तो उसमें उनको अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें हाई ग्रेड पे रखनी पड़ती हैं। भारत में सरकार ने BS6 के जो रखे हैं मापदंड, वो थोड़े हल्के ऐसे रखे हैं कि आसानी से हमारी कंपनियां इसको तैयार कर पाएं और बेच पाएं। तो जो दुनिया के स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं या कहें कि ये जो ब्राज़ील वगैरह वाले जो देश हैं वो, और अफ्रीका वगैरह में हमारी सस्ती कारें जाती हैं, तो उनको BS6 देख के लग जाता है चलो ठीक है काम चल जाएगा। यानी कम दाम में जो काम चलाने वाले लोग हैं वो ठीक है, तो काम चल जाता है, तो ये BS6 चल रहा है। लेकिन हम एक टेक्नोलॉजी का जंप देखेंगे, हम ड्राइविंग का फील देखेंगे, हम क्वालिटी देखेंगे। कैसे? क्योंकि जो हमारी 15 लाख से 30 लाख की गाड़ियाँ हैं, उन कारों के सेगमेंट में सीधे यूरोपियन कारों की चुनौती आने वाली है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो हमारे भारत के कार बाजार का हाल है वो ये है कि 10 लाख से नीचे की कार तो बिक ही नहीं रही, क्योंकि उससे नीचे खरीदने वाले पास पैसे है नहीं। 10 लाख से 15 लाख के बीच में बहुत सारी कारें बिक रही हैं और उससे ऊपर वाली कारों की भी बिक्री अच्छी खासी है। तो शुरू में इन्होंने कहा 5 लाख कार तक हम आपको अलाउ करेंगे, तो निश्चित तौर पे ऊपर वाली कारें आने वाली हैं। तो ये टाटा महिंद्रा के ऊपरी वेरिएंट है, जो आपका स्कॉर्पियो मान लो, या उन सब को भी लंबी चुनौती मिलने वाली है। और ये एक चीज़ और भी है, क्योंकि डीजल को पूरी तरह से यूरोप आउट कर चुका है। तो हमारे यहाँ जो आइस सेगमेंट है, यानी इंटरनल कंबस्टन इंजन, जैसे कि जिसके अंदर ही आग लगती है और जलता है, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी, सस्ती भाषा में, उस पर जैसे ही टैक्स घटेगा, हम सब जो भारत के उपभोक्ता हैं, हम एक टेक्नोलॉजी का गैप देखेंगे। यार ये गाड़ी का फील देखो, इसका फील देखो, इसका टॉर्क देखो, इसका टॉर्क देखो, हर चीज हमको ये कहेगी यार 2 लाख 4 लाख और खर्च कर देता हूं। और उससे भी ज्यादा जो भारतीय कंपनियों का परसेप्शन है, इमेज है, वो गिरती चली जाएगी। सेफ्टी फीचर का गैप दिखेगा, हम ड्राइव क्वालिटी का गैप देखेंगे। आपको याद होगा जैसे किया ने अपनी गाड़ी लॉन्च की, तो साउथ कोरिया में जो गाड़ी लॉन्च करती है उसमें कुछ हिस्सों में मजबूत स्टील लगा हुआ है। भारत में सस्ता जुगाड़ निकाला, और ऐसा सस्ता जुगाड़ जो उतना मजबूत नहीं है एक्सीडेंट से बचाने के लिए। इस तरह की चीज़ें जो हैं जब हम धीरे धीरे देखेंगे, तो हमारी जो कंपनियां हैं वो कीमत में तो चलो ठीक है टक्कर दे लेंगे, लेकिन पावर ट्रेन में, इंजीनियरिंग में उनके साथ नहीं आ पाएंगी। वैल्यू फॉर मनी रहेंगी, लेकिन वैल्यू फॉर टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगी।
तो क्या होने वाला है कि ये सीधे सीधे एक झटके में आपको कहोगे इसकी तो बात ही अलग है, अरे ये कहाँ लगती हैं यार, ये देखो फोर्ड, ये कहाँ लगती हैं यार, ये देखो ये आया असली BMW। तो आप ऐसे करते करते ना भारतीय कंपनियों की इज्जत गिर जाएगी, जिसको कहते हैं ब्रांड परसेप्शन। जब इज्जत गिरेगी तो उनका और होल्ड बढ़ेगा। अभी 5 साल के लिए एक कैप लेके चल रहे हैं वो ईवी के लिए, लेकिन इसमें भी कैप है और इसमें धीरे धीरे और टैक्स कम करेंगे। यानी हमारे पास में कुछ साल बचे हैं जिसमें हमको उस टेक्नोलॉजी को उनके लेवल तक ले जाना है। अब टेक्नोलॉजी उनका आविष्कार है, हमारे यहाँ तो R&D पे कंपनियों ने कुछ किया नहीं। तो समस्या ये है कि हम उनकी टेक्नोलॉजी को लेंगे, तो उनकी टेक्नोलॉजी को लेके जब अपनी गाड़ी बनाएंगे तभी तो टक्कर दे पाएंगे। अब जैसे ही आप ये टक्कर लोगे तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, वही जो आईफोन के केस में हुई है, वही जो सैमसंग के केस में हुई है, मोबाइल के केस में। क्या, जहां पर टेक्नोलॉजी और दूसरी चीजें हैं, दिमाग की चीजें हैं, जहां पर मोटा मुनाफा है, जहां पर वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन बोले तो 4 आने की चाय, 4 आने का दूध और 4 आने की चीनी, और हो गया 3 रुपया। यानी 3 रुपए की आपने चाय खरीदी, मान लीजिए 30 रुपए की चाय खरीदी, 12 आना नहीं तो एक उदाहरण दे रहे हैं, 12 आने का सामान डाला, 1 रुपए का सामान डाला, 1.5 रुपए का सामान डाला, 30 रुपए की आपकी चाय बन गई। अब आपने वो 30 रुपए की चाय बना के बेच रहे हो आप, तो ये जो मार्जिन है ये कौन ले जाएगा, वो यूरोप की कंपनी है। उसके बाद क्या होगा, वो कहेगा ये 30 की चाय हमसे लो, 25 किलो 5 में बेचो। असली मुनाफा वहां चला जाएगा, कहां, यूरोप में। तो हमारे देश से जो असली मुनाफा है वहां चला जाएगा, जैसा हमारा आईफोन के केस में होता है, चीन में जाता है। तो एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान का जो MSME है, जिसको आप लघु उद्योग कहते हैं, सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, ये एक बड़ा इकोसिस्टम है। भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो खाली कार कंपनियां नहीं, कार कंपनियों के छोटे छोटे पुर्जे, नट बोल्ट स्प्रिंग, उसको भी छोड़ दीजिए, ये जो आपके डोर हैंडल जिसको आप पकड़ के खींचते हो, बम्पर, उसके अंदर जो छोटे छोटे प्लास्टिक के जो नट लगे रहते हैं जोड़ने वाले, वो ऐसे बनाने वाली हजारों तरह की कंपनियां इन कार कंपनियों के भरोसे चलती हैं। और अभी जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो भारत के स्टैंडर्ड की जो गाड़ियां बन रही हैं उनके हिसाब के हैं। जब टेक्नोलॉजी हाई एंड में चली जाएगी तो उससे जुड़े हुए जो कंपोनेंट हैं, जो ट्यूब लग रही है गाड़ी के अंदर, पाइप लग रहा है, जो भी लग रहा है, प्लास्टिक के पुर्जे हैं, स्टीयरिंग के कवर हैं, सीट कवर हैं, कुछ भी, ये सारी चीजें बनाने वाली हमारी कंपनियां बहुत सारी कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड की चीजें नहीं बना पाएंगी जो यूरोप से आ रही हैं। उनके ऊपर प्रेशर होगा, उनको नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, और नई टेक्नोलॉजी लेने के लिए पैसा चाहिए जो हमारे MSME के पास नहीं है। उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये जो सिचुएशन है, ये धीरे धीरे अगर आप समझें तो एक बड़ी इंडस्ट्री जो हिंदुस्तान का आधा मैन्युफैक्चरिंग संभाल रही है, उसके पांव खड़ जाएंगे। और मैंने भी आपसे क्या बात की, ICE, इंटरनल कंबस्टन इंजन वाली गाड़ियों की, यानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों की बातें। लेकिन आप इस सनसेट टेक्नोलॉजी वाली कारों को छोड़ दें, जिनको कुछ समय बाद जाना है। असल चुनौती होने वाली है, और इन कारों के लिए भी और बाकी कारों के लिए, वो है EV वाली चुनौती। और ये सबसे खतरनाक चीज है। EV वाली चुनौती कैसे? ऐसे समझिए कि अभी सरकार ने 5 साल का समय लिया है कि 5 साल तक हम EV को पूरी तरह से टैक्स से उस तरह से छूट नहीं देंगे। इन 5 साल के अंदर भारत में कंपनियों को अच्छी EV बनाना सीखना पड़ेगा, जिनकी रेंज भी अच्छी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो, सारी चीज़ों। क्योंकि यूरोप EV को एक लेवल तक ले जाके स्थापित कर चुका है, और हम अभी शुरुआत में हैं। हम EV बनाना सीख रहे हैं। अभी हमारे पास इकोसिस्टम भी नहीं है EV का, हमारे पास सप्लाई लाइन भी उतनी स्टेबल नहीं है कि बैटरी आनी है। बीच में भी चीन ने कह दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल वाली मोटर नहीं देंगे, तो हमारा मामला अटक गया था। EV तो पूरी मोटर से चलती है।
तो हम बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर कर रहे हैं। हमारे को पीछे से आना है, नहीं आना है, तो हम सीधी सी बात यह है कि हमारी दुकान नई नई हमने खोली है, तो हमको अभी पूरी तरह से बनाना आया नहीं है। हम इस पे संघर्ष कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो हम जो ईवी बनाना सीख रहे हैं, प्रारंभिक मोड में हैं, उनको जो एक्सपर्ट ईवी वाले टक्कर देने आ जाएंगे। जब यूरोप के एक्सपर्ट ईवी वाले टक्कर देने आते हैं, तो भारत की ईवी बनाने वाली कंपनियां लड़खड़ाना शुरू करेंगी, जो दिखाई देता है। 5 साल में उनके लेवल तक पहुंचना है, और जब आप उनके लेवल तक पहुंचोगे तो वो भी तो आगे जाएंगे। चीन की चुनौतियां चली रही हैं, और यूरोप और ब्रिटेन ये दोनों चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और दोस्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ भी वही दिक्कत है, ये भी ट्रंप की जगह अल्टरनेट लेना चाहते हैं। ये अब चीन भरोसे ही नहीं रहना चाहते, तो माल बेचने के लिए उन्होंने भारत को चुन लिया बड़ा मार्केट, और खरीदने के लिए चीन को चुन रहे हैं। तो पूरा जो ट्रंप ने अमेरिका का सत्यानाश करने के लिए सारे लोगों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया। अब अमेरिका के भरोसे व्यापार में कम से कम बहुत कम है लोग, रक्षा वक्षा में कहीं है, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। व्यापार बड़ी चीज़ है। अगर जिस चीन को मानवाधिकार के लिए खतरा, सुरक्षा के लिए खतरा मान के चलता था यूरोप, उससे अब एग्रीमेंट करने जा रहा है। व्यापार बड़ी चीज़ है सबके लिए इस समय, क्योंकि पूंजीपति जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में हम जो हैं अपनी ईवी इंडस्ट्री को उतना तैयार कर पाएंगे 5 साल में, ये बड़ा चुनौती है, सवाल नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है। और उससे भी बड़ी चुनौती, डीजल को ख़त्म हो गया दुनिया, उन्होंने तो बनाना ही बंद कर दिया। हमारे यहाँ कितना समय चल जाएगा? और जैसे ही ईवी पावरफुल होता जाएगा और ईवी आता जाएगा, यूरोप का ईवी आ जाएगा, तो पेट्रोल के भी पाँव उखड़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की 7 साल मान के चल रहे हैं लोग कि 7 साल की लाइफ है, उसके बाद पेट्रोल गाड़ियों को भी कोई नहीं पूछेगा। उस सीन में आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी बेस है, जो 48% मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी भारत की जिस सेक्टर से आ रही है, वो 48% कार कंपनियों से नहीं आ रही है, ये पूरे इकोसिस्टम से आ रही है। तो जो छोटी छोटी एमएसएमई, छोटे छोटे पुर्जे बना के जो सप्लाई करती हैं, टायर कंपनियां हैं, स्टेपनी बनाने वाली कंपनियां, तो बड़े कार कंपनियां तब भी मैनेज कर लेंगी। जिस दिन ईवी आएगी तो पेट्रोल इंजन के पार्ट, फ्यूल टैंक, फ्यूल गेज, फ्यूल का जो ट्यूब जाता है वो, स्पार्क प्लग्स, पूरा का पूरा सिस्टम जो पेट्रोल गाड़ियों में चलता है, डीजल गाड़ियों में चलता है, वो सारा का सारा एक साथ झटका खाएगा। तो भारत की 48% जीडीपी को पालने वाला जो उद्योग है, वो उद्योग यूरोप के हाथों में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है, ईवी बनाने वाली टेक्नोलॉजी उनके पास है, और हमारी कंपनियां सीधे समर्पण कर देंगी उनके चरणों में, एकदम पक्का है। तो ये भी विदेशी कंपनियां, लेकिन ये मुकाबला नहीं कर पाएंगी। तो नतीजा क्या होगा कि मेन कार कंपनी तो समर्पण कर देंगी, और जो पेरिफेरल पार्ट, छोटी चीज़ें बनाने वाले हैं, कारखानेदार, उनको सारा का सारा सेटअप बदलना पड़ेगा। उनकी फैक्ट्रियां एकदम बेकार हो जाएंगी, नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तो ये एक सेक्टर है जिसमें जो एफटीए किया है इन्होंने यूरोप के साथ, तथाकथित एफटीए, इस एक सेक्टर के अंदर ही देख लीजिए किस तरह से तबाही भारत में आने वाली है। यूरोप को हमसे क्या खरीदना है ये भी जान लीजिए, हमारा भी तो बिकेगा साहब, तो सुन लीजिए। हमारे यहाँ चाहे जाएंगे समुद्री उत्पाद, ये आप जो समंदर के अंदर से निकालते हो, मछली वछली, झींगे विंगे, कितने चले जाएंगे भैया। जेम एंड ज्वेलरी चली जाएगी, वो कितने जेवर पहन लेंगे वो लोग। इस तरह की चीज़ें, और थोड़ा सा रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब चीज़ें जाएंगी खनिज वनिज। मैन्युफैक्चर्ड जो चीज़ें जाने वाली हैं उसमें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ बचता है ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल को वो खरीदने वाले नहीं, उनके पास पहले से एडवांस है, वो हमारा बिकना बंद कराने आ रहे हैं। और यहाँ से जो भारत है, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है ऑटोमोबाइल बड़ी मात्रा में जिन देशों में जा रहा है, उन देशों को भी वो कंपनियां अब भारत में सिक्का जमाएंगी और भेजना शुरू कर देंगी। तो एक तरह से देखा जाए
तो मोदी जी ने ये जो एफटीए किया है, इसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों को नहीं देख के भारत को खतरनाक स्थिति में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बड़ा जोखिम आया है, हम जो दुनिया की फार्मेसी बनते हैं, यूरोपीय दवा कंपनियां भी भारत में घुसने वाली हैं तेज़ी से। अभी आपने टैक्स के बैरियर लगाए हुए हैं, अब वो आप हटा दोगे, दरवाज़ा खोल दोगे, आ जाओ। वो भी यहाँ पे आके हमारे घरेलू खिलाड़ियों के साथ में करेंगी। तो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल जो हैं वो भी तकनीकी तौर पे हम दबाव में आ जाएंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी बनाने की बेहतर है। फार्मास्यूटिकल, मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो प्रोटेक्टेड ड्रग्स हैं उसमें भी हम दबाव में आने वाले हैं। मशीन पार्ट, प्लास्टिक और लोहा इस्पात, इन सब चीज़ों के मामले में भी भारतीय उद्योगों को ज़बरदस्त कंपटीशन झेलना पड़ेगा। और अब कोई ये नहीं कहेगा कंपटीशन से हम सीखते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव ये है कि कंपटीशन से ना तो हम सीख पाते हैं, ना स्ट्रांग बन पाते हैं, हमारी चटनी बन जाती है। क्योंकि ना तो हमारा इकोसिस्टम ऐसा है, ना हमारी सरकारें ऐसी हैं, अफसर से लेकर नेता तक सारे के सारे बड़ी मात्रा में चोर हैं और वो किसी भी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देते हैं। बाबूडम है, हर जगह पैसा दो, भ्रष्ट पूरा वातावरण है। तो ये धीरे धीरे करके हम चले जाएंगे। हम ना तो उत्पादन की लागत कम कर पाएंगे, ना क्वालिटी बढ़ा पाएंगे, ना निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ा पाएंगे। और तो और सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा खतरा, वो भी हमारे लिए मुसीबत बनने वाला है। जैसे कि अभी जो आईटी कंपनियां हमारे यहाँ की 2-4 इन्फोसिस वगैरह वगैरह, अब यूरोपियन आईटी कंपनी आएंगी, टैलेंट हमारा इस्तेमाल करेंगी। और इस मामले में जब वो प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ दूध, चावल, गेहूं वगैरह समझौते से बाहर रखे गए हैं, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है, जब यूरोपियन बियर आएगी ना भाई साहब, अभी आप महंगे पैसे देके खरीदते हो उसको, और जब सस्ती आएगी ना तो इंडियन बियर आप पियोगे नहीं। वाइन, इसके अलावा पेस्ट्री वगैरह भी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। और ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, प्लास्टिक इनपुट गुड्स में और सर्विस सेक्टर में हर तरफ तगड़ी चुनौती आने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कुछ लोग कुछ हद तक संभालने के लिए हमारे देश के उद्योगपति कुछ कर लेंगे, अगर नेताओं ने बीच में अपनी रिश्वतखोरी, लूट खसोट, लाइसेंस राज नहीं किया या दोस्त उद्योगपतियों को आगे नहीं रखा। थोड़ा संभल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा होगा ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर। तो आने वाले समय में भारत के लिए संकट बड़ा होने वाला। ये डील अभी हुई है, इसके शुरुआती डिटेल्स आई हैं। अभी इसमें यूरोप के लोग वहाँ पे और हमारे यहाँ सरकार अगर कुछ डील कर लेती है इंटरनेशनल, तो संसद में पास नहीं कराना पड़ता, उनको अपने संसद में पास कराना पड़ता है। उनके अपने अपने देश हैं, उन देश के अंदर विचार होगा। तो ये अभी लागू नहीं होने वाली, 2-3 साल लगेगा। लेकिन 2-3 साल के अंदर हमको ये समझना है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है 2-3 साल का टाइम बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए ये खतरा बहुत बड़ा है। अब ये अलग बात है कि वो लोग कहें कि नहीं साहब हमको डील में नहीं जाना है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, या भारत सरकार चेत जाए, क्योंकि कभी कभी किस बिल्ली के बाग से छीका भी टूटता है। ट्रंप को लगे कि भैया इनकी डील हो गई है, अब तो भारत का काम इनसे चल जाएगा, उनसे चल जाएगा, उनका काम इनसे चल जाएगा, तो अमेरिका को सामान आए ना आए फर्क नहीं पड़ रहा है भाई साहब। तो क्या करें हम, हमारा टैरिफ से लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमारे लोग महंगा सामान खरीद रहे हैं, चीज़ें हमको महंगी मिल रही हैं, अमेरिका में त्राहिमाम मचा हुआ है। हालत ये है वो ब्याज कम करना चाहते हैं, ब्याज नहीं कम कर पा रहे हैं, तो वो टैरिफ ना हटा लें और यूरोप को ये ना कहे तू तो मेरा भरा यार, गलती हो गई, आजा गले मिल जा। तो फिर यूरोप कहेगा भाई ये अमेरिका वाला ही सही है, पहले से सिस्टम बना हुआ सारा वारा हमारा, उसी को भेजते रहते हैं। और भारत एक एडिशनल है, जितना कमा सकते हो कमा लो। तो वो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हम भारत सरकार के कि नहीं भाई चलो ठीक है, अब हमारा माल भी जाने लग गया अमेरिका, छोड़ो यूरोप को, क्योंकि ये डील 20 साल से अटकी हुई थी। आज जब ट्रंप की मार पड़ी है तब ये डील आगे बढ़ी है। तो आगे भी
कुछ ऐसा हो जाए, बच जाए तो बात अलग है, वरना मरने का पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। सेफ गार्ड है, मैंने आपको बताया, लेकिन सेफ गार्ड इतने काफ़ी नहीं है। 5 साल में आप अपना ईवी को क्या डेवलप कर लोगे। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। माहौल बहुत ख़राब है, जम के रीच को कम किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उस तरह की चीज़ें हैं, जब आपको वीडियो दिखेगा नहीं तो आप देखोगे कैसे। जाहिर बात है, आप लोग एक दूसरे को वीडियो भेजें, ग्रुप बना लें कि भाई ये नॉकिंग न्यूज़ का ग्रुप है, नॉकिंग न्यूज़ के वीडियोज़ हम यहाँ शेयर करें, कुछ ऐसा कर लें तो ये दौर भी गुजर जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।